एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन फिजिक्स क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? नोट्स बना रहे हैं? तैयारी चल रही है? अगर नहीं चल रही है तो शुरू कर दीजिए। इससे अच्छा मौका आपको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते, और संघर्ष और मेहनत किए बगैर अच्छे दिन नहीं आते। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए हमारे साथ। हम पढ़ रहे हैं हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद ही हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम, और वो भी इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए पहले समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन और फॉर्मूला मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, फिर इसकी एनालिसिस करेंगे, इसको समझेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली। ओके, मैथमेटिकली इट इज phi is equals to E into A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। तो अगर हम किसी डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि मैथमेटिकली हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ये पता लगा रहे हैं, है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली नॉर्मली, है ना। मैथमेटिकली फॉर्मूला मैंने इसका लिख दिया। फाई से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, फाई लेटर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। यहाँ पर ए एरिया के लिए मैग्नीट्यूड का यूज किया गया है। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। हम यहाँ पर फॉर्मूले को अगर कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है तो ये फॉर्मूला एक्चुअली में ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी, ये तो हमको पहले से ही पता है, बट एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। लेट अस अंडरस्टैंड दिस। What is area vector? This we are going to study first before I explain you properly electric flux. Okay, area vector. सीधा सीधा समझिए what is area vector. किसी भी सरफेस का जब हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्चुअली में उसका मैग्नीट्यूड है। क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूं और इस रेक्टेंगल की लेंथ है 3 और इसकी ब्रेथ होगी फॉर एग्जांपल 2, तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ इट, बहुत आसानी से आप जवाब दे देंगे। क्या? 3 into 2। ये तो हुआ इसका एरिया, ये इसका एरिया का मैग्नीट्यूड हुआ। लेकिन हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में एरिया के मैग्नीट्यूड के साथ साथ यूज करते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर। तो डेफिनेशन वाइज में अगर मैं आपको बताऊं व्हाट इज एरिया वेक्टर, आपको याद होगा क्लास 11th में आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पढ़ा है ना। और उस क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में अगर हम आई कैप और जे कैप को मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर फॉर्म में, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो डायरेक्शन क्या आती है? के कैप। क्या आती है? के कैप। और अगर इसको ऑपोजिट कर दें, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस के कैप। क्या हो जाएगी? माइनस के कैप। और अगर इतनी सी बात आप जानते हैं तो आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द एनी प्लेन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक शीट ले लूं, जैसे ये बोर्ड लिया मैंने, है ना। अगर इस बोर्ड में हम देखेंगे तो लेंथ साइड और इसकी ब्रेथ साइड में, ये तो हो गया इसका, अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे मैथमेटिकली तो इसका एरिया। और अगर मैं इसका एरिया वेक्टर निकालूंगा तो क्या होगा? इसकी डायरेक्शन क्या होगी? टुवर्ड्स दिस या ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इट। बात समझ में आ रही है ना। एरिया वेक्टर हमेशा जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। ऐसे समझिए, हमने यहां पर एक सरफेस ड्रॉ किया, ये एक आपका सरफेस है, ये इसका सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये हुआ, तो यही इसका एरिया वेक्टर हो गया। ये क्या हो गया? इसका एरिया वेक्टर। और ये इस तरफ भी लिया जा सकता है और इस तरफ भी लिया जा सकता है। मैंने बताया जैसे कि भी आपको इस तरफ भी आ जाएगा और उस तरफ भी चला जाएगा, लेकिन होगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सरफेस। हम सरफेस से परपेंडिकुलर ही होगा और इसीलिए इसको एरिया वेक्टर कहा जा रहा है। इस एरिया वेक्टर को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले में, है ना।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने डेफिनेशन आपको बताई, अगर इस सरफेस से हम कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पास करा रहे हैं या कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, आसानी से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर पास हो रही है, कितनी? 3 ओनली। What does it mean? It means the electric flux can be calculated by these electric field lines only which are passing through this surface. और आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो रही हैं यहाँ से, परपेंडिकुलरली। तो हमको सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कैलकुलेट करना है एज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि इस सरफेस से परपेंडिकुलरली पास हो रही है। और अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बताऊं तो क्या होगा? एरिया वेक्टर भी तो यही होगा या नहीं होगा? यही एरिया वेक्टर होगा। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो इट बिकम्स ई ए कॉस थीटा या कॉस जीरो आएगा। कॉस जीरो क्यों आएगा? यही इसका एरिया वेक्टर है। और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलरली, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ? कॉस जीरो ही तो हुआ। कॉस जीरो का मतलब क्या हुआ? मैक्सिमम फ्लक्स नहीं पास हो रहा है यहाँ से। कितना फ्लक्स पास हो रहा है? मैक्सिमम। आपने सबसे पहले क्लास 11th में एक और बात पढ़ी होगी, वर्क डन के फॉर्मूले में। पढ़ा नहीं पढ़ा? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा। वर्क डन मैक्सिमम कब लगता है? जब कॉस जीरो होता है। और वर्क डन मिनिमम कब लगता है? जब वर्क डन मिनिमम कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। यही तो कॉन्सेप्ट यहां पर भी लग रहा है आपका। इस सरफेस से आप मुझे बताइए, अगर यहां से कोई चीज फ्लो हो रही है, ठीक है, तो वो फ्लो मैक्सिमम कब होगा? जब वो फ्लो इस एरिया के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इसको स्लैंट कर दूं या तिरछा कर दूं तो क्या वो फ्लो का जो मैग्नीट्यूड होगा जो इस एरिया वेक्टर से पास होना है वो कम नहीं हो जाएगा? यस, यही आपको यहां पर समझना है। हम ये नहीं कह रहे कि ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग परपेंडिकुलरली टू द सरफेस, बट वी विल कैलकुलेट ओनली दोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विच आर पासिंग परपेंडिकुलरली, या उस कंपोनेंट को हम लोग यूज करेंगे जो कि परपेंडिकुलर पास हो रहा है। तो अब थीटा के लिए हम कैसे इसको समझेंगे? ई कॉस थीटा कैसे होगा? देखिए, अगर आपने ये कोई सरफेस ड्रॉ किया जिसमें ये एरिया वेक्टर हुआ, ठीक है ना, इस एरिया वेक्टर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया वेक्टर के साथ में कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल बना रही है। तो क्या फॉर्मूला जस्टिफाई नहीं हो रहा है? where theta is the angle between the electric field lines and the area vector। और क्या ये एंगल वही तो है। तो मुझे बताइए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? वही कंपोनेंट तो लेंगे जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। और कौन सा परपेंडिकुलर है? ये वाला, cos थीटा, और ये sin थीटा है। तो हमको ये वाला कंपोनेंट नहीं लेना है, हमको कौन सा कंपोनेंट लेना है? ये वाला कंपोनेंट लेना है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस परपेंडिकुलरली। यहां पर हमने क्या किया? ये तो रिजल्टेंट हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, रिजल्टेंट हुआ। इस रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट होंगे, cos थीटा और sin थीटा। हमने कौन सा लेना है? cos थीटा। व्हाई ओनली? बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेज दैट the total number of electric field lines passing through a surface perpendicularly, so only this component we will take. So in that case this formula becomes E cos theta. तो जितना भी एंगल होगा that angle we will apply over here and we will get that what is the electric flux। ठीक है ना? ओके, ये रहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक जनरल डिस्कशन। इन जनरल डिस्कशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सफिशिएंट है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमको गॉस थ्योरम के लिए पढ़ना है या गॉस थ्योरम अगर हमको पढ़नी है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको पढ़ना होगा कि क्लोज्ड सरफेस के लिए कैसे निकाला जाएगा। ये तो ही ओपन सरफेस की बात, मतलब एक पीस ऑफ पेपर हमने ले लिया या एक ऐसा नॉर्मल सरफेस हमने कंसीडर कर लिया। लेकिन अगर एक क्लोज सरफेस की बात आएगी तो क्या करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस मतलब मोटे मोटे शब्दों में समझ सकते हैं, इट इज अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, जैसे कि स्फीयर, जैसे कि क्यूब, जैसे क्यूबॉइड। ये सारे के सारे सरफेसेस कैसे हैं? ये सारे के सारे सरफेसेस क्लोज सरफेसेस हैं। तो अगर इन क्लोज सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना हो या एरिया वेक्टर को समझना हो तो कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल। फिजिक्स
सिर्फ पढ़ते नहीं है, फील भी करते हैं, और जिसने फील करी उसी के लिए फिजिक्स सिंपल है। फिर दो लाइनें कहूंगा कि मत सोच कि तेरा सपना पूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। तो आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको फिजिक्स भी समझ में आ जाएगी, और कर्म अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना है, सिर्फ पढ़ना है। तो देखिए, अगर किसी क्लोज सरफेस की बात मैं करूं, ये हमने स्फीयर ले लिया, क्या ले लिया, स्फीयर। उस स्फीयर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया हमने, कितना, मान लो अगर ये टोटल एस है तो ये हमने ले लिया ये डी एस है, कितना है, डी एस। और सेंटर से इसकी दूरी होगी आर, इसकी रेडियस कितनी होगी, आर। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो क्या ड्रॉ करूंगा, ये मैंने क्या बताया, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये क्यूब है, कितने फेसेस हैं इसमें, 6, अप डाउन लेफ्ट राइट हियर देयर, ठीक है। तो इन 6 फेसेस में एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये आगे वाला फेस परपेंडिकुलर और पीछे वाले फेस का परपेंडिकुलर। अब इसमें हम अंदर के फेसेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, जितने भी आउटवर्ड दिखाई पड़ रहे हैं ना आपको डायरेक्शंस, यही सिर्फ और सिर्फ आपके एरिया वेक्टर। इतना ही अंतर है बस क्लोज सरफेस में और ओपन सरफेस में। क्लोज सरफेस के लिए हम लोग सिर्फ जो आउटवर्ड डायरेक्शंस होती है एरिया वेक्टर की, सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं, जबकि ओपन सरफेस मैंने आपको बताया दोनों ले सकते हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। क्लियर, ठीक है ना। चलिए, अगर मैं फ्लक्स के फॉर्मूले को इस स्फीयर के लिए एक्सप्लेन करना चाहूं तो कैसे एक्सप्लेन करूंगा, इज इट फाई इज इक्वल्स टू, या मैं लिखूं डी फाई इज इक्वल्स टू, वाई ओनली डी फाई, बिकॉज दिस डी फाई आई एम टेकिंग फॉर ओनली दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो डी फाई इज इक्वल्स टू number of electric field lines passing through this much of area vector, तो it is ds vector, ठीक है ना। अगर मैं टोटल फ्लक्स लिखूंगा तो क्या मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन, कितना, क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला E इंटू डी एस। क्लोज पाथ इंटीग्रेशन कोई नई चीज नहीं है, एग्जैक्टली इंटीग्रेशन ही है ना। बस इसमें जो सर्कल बनाया है मैंने, ये सर्कल सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिसका भी फ्लक्स कैलकुलेट किया जा रहा है, जिसका भी इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया जा रहा है, वो एक क्लोज्ड सरफेस है। अगर ये क्लोज सरफेस ना हो तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक सरफेस लिया और इस सरफेस में मैंने ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, जिसका एरिया वेक्टर कितना हो गया, ds हो गया। तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला बस ये हो जाएगा, बस इसमें क्लोज पाथ नहीं लगाया जाएगा। समझ में आ रही ना बात, सभी के समझ में आ रही है। चलिए, वेरी गुड। Now what is the next topic? The father of all the topics. गॉस थ्योरम और गॉस लॉ। एक्चुअली गॉस लॉ की मदद से फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला हमने पढ़ा, जिसमें कि हमको वो सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका एनालिसिस कैलकुलेट करके फिर फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन दी गई, एंड व्हाट इट इज, अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स is always equal to 1 upon epsilon naught times charge enclosed that surface. Again, I'm repeating this. According to the Gauss theorem, the total electric flux through a surface is always equals to 1 upon epsilon naught times charge encloses that surface. मतलब देखिए, phi flux
इक्वल्स टू 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोजेस दैट सरफेस। जिस भी सरफेस के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सरफेस के अंदर कितना चार्ज है या वो सरफेस कितना चार्ज इनक्लोज करता है, उसके 1/ε0 टाइम्स होगा। अब दो कितना आसान है फ्लक्स निकालना। इससे हमें बस किस चीज की जरूरत चाहिए पड़ेगी यहाँ पर कैलकुलेट करने के फ्लक्स, चार्ज की। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और उसको ε0 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। वरना फ्लक्स क्या था, ई ए कॉस थीटा। फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला वही है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप वही बताएंगे। ये गॉस थ्योरम है, ये गॉस ने आपको बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, व्हाट इज द रिलेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन टर्म्स ऑफ ε0 टाइम्स। So electric flux is always defined as, according to the Gauss theorem, the electric flux is always equals to 1/ε0 times charge encloses that surface। एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये कोई सरफेस लिया मैंने और इस सरफेस में ये ds मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया कंसीडर किया है, जिसका ये चार्ज q, रेडियस r, ये इसका एरिया वेक्टर हो गया। और अगर इस चार्ज q से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड ली जाएगी, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, देखिएगा कैसे प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ करने के लिए मैं अगर इसी फिगर का यूज करूं और फ्लक्स का जो फॉर्मूला हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है उसका यूज करूं, कि ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो क्या फाई इज इक्वल्स टू क्लोज पाथ, क्यों क्लोज पाथ ले रहे हैं, क्योंकि हमने एक स्फीयर लिया है ना, क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ई डॉट ds, तो फाई इज इक्वल्स टू क्लोज पाथ इंटीग्रेशन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। अगर हम कैलकुलेट करें तो फॉर्मूला हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है r स्क्वायर, और इंटू ds। अच्छा, इससे पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, कोई कंफ्यूजन ना रहे, ई ds cos थीटा आएगा ये, और मैंने आपको पहले ही बताया था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, तो इसके लिए जो एंगल की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, और cos 0 की वैल्यू 1, तो इट बिकम्स EDS। सही है ना। अब फाई इज इक्वल्स टू, चाहे तो आप ई को यहीं पहले बाहर निकाल लीजिए और इंटीग्रेशन में आपका हो जाएगा ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने अभी भी लिखा था क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर इनटू, मुझे बताइए जरा, अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या यहाँ पर स्फीयर का टोटल एरिया अप्लाई होगा, और स्फीयर का टोटल एरिया क्या होता है 4πr स्क्वायर, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो फाई इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q अपॉन r स्क्वायर और इंटू 4πr स्क्वायर, तो 4πr स्क्वायर और ये r स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो देख रहे हैं हम यहाँ पर बच रहा है फाई इज इक्वल्स टू 1/ε0 और q। प्रूफ हो गई गॉस थ्योरम, प्रूफ हो गई ना। फिर समझें एक बार कितना सिंपल था। गॉस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए हमने एक सरफेस कंसीडर किया, एक स्फीयर कंसीडर किया, जो कि कितना चार्ज इनक्लोज करता है Q, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने कंसीडर किया ds। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को हमने इस फिगर में इंडिकेट किया, और इसके बाद में जो फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था पढ़ा, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन ई डॉट ds। व्हाई इट इज क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन, बिकॉज इट इज अ क्लोज्ड सरफेस, इट इज अ स्फीयर। ओके, तो क्लोज्ड पाथ इंटीग्रेशन ई डॉट ds। अब ई डॉट ds में ई ds cos थीटा आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो एरिया वेक्टर है दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट बिकम्स थीटा बिकम्स 0 हियर, एंड cos 0 वी ऑल नो इट इज 1। तो फाई इक्वल्स टू क्लोज पाथ इंटीग्रेशन ई डॉट ds, इलेक्ट्रिक फील्ड
electric field due to a point charge, already we have studied 1/4 pi epsilon naught q upon r square that we have applied over here, and the integration of ds is 4 pi r square since it is a sphere. So 4 pi square, when we put the values, some values will cancel out, and phi equals to 1/epsilon naught q. बहुत सिंपल थ्योरम थी, गॉस थ्योरम हमने आपको आज पढ़ाई। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हमने जाना कि व्हाट इज एरिया वेक्टर, और उसी एरिया वेक्टर के बेसिस पर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एनालिसिस किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने नॉर्मल सरफेसेस के लिए और क्लोज सरफेस के लिए पढ़ा। साथ ही साथ हमने फिर गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ किया। ठीक है, तो फॉर टुडे इट इज सफिशिएंट। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ द गॉस थ्योरम, और इन तीन एप्लीकेशंस में आपको पढ़ाऊंगा, और तीनों एप्लीकेशन जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करिए। बिना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े और बिना गॉस थ्योरम को स्टडी किए हम उनके एप्लीकेशंस को भी प्रॉपरली नहीं समझ सकते हैं। तो कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, stay at home, stay safe. Thank you very much.